AS 13 करते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज में, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट है AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ये एप्लीकेबल होता है किस जगह नहीं होता एप्लीकेबल वो बता रखा है, बाकी सब जगह हो जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द फॉलोइंग: द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो AS 9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन में कवर होता है। ये नहीं बताता कि आप इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करें, ये इन्वेस्टमेंट को डील करता है। इन्वेस्टमेंट की क्या कैरिंग कॉस्ट होना चाहिए, उसकी कॉस्ट में क्या क्या आनी चाहिए, सेल होने पर प्रॉफिट लॉस का क्या करना है, उसमें राइट एंटाइटलमेंट होगा तो क्या करेंगे, बोनस एंटाइटलमेंट होगा तो क्या करेंगे, ये सब चीजें देखी जाएंगी। फाइनेंस या ऑपरेटिंग लीज नहीं आएगी क्योंकि उस पर अलग ही ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आएगा क्योंकि इस पे अलग ऐसे म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल वगैरह नहीं आएगा। और म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स एंड और द रिलेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट और सो डिक्लेयर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक्चुअल में क्या है कि जो म्यूचुअल फंड वगैरह वेंचर कंपनी है या बैंक्स हैं, इन सब के पास सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है, ये सिक्योरिटी में डील करते हैं, तो इन सब पर अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए बैंक हैज क्लासिफाइड इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 3 कैटेगरी। बैंक्स में 3 कैटेगरी होती है: हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट लेस amortization अमाउंट एंड दिस बहुत कुछ दे रखा है। कमेंट वेदर द पॉलिसी ऑफ बैंक इज अकॉर्डेंस विद द AS 13 और नॉट। तो देखो हम ये लिख देंगे इसके आंसर में कि बैंक पर AS 13 अप्लाई नहीं होता है, तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस में इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट है जो हम इनकम के लिए खरीदते हैं, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या किसी और बेनिफिट के लिए। शेयर्स, डिवेंचर और अदर सिक्योरिटी जो हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि वो स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स किसे कहते हैं? जो इन्वेस्टमेंट रेडी रियलाइजेबल है और हमने 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए उसे सोचकर नहीं खरीदा है, हमने सोचा है कि 1 साल के अंदर अंदर उसे निकाल देंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए हमने सोचा हुआ है। फेयर वैल्यू, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन अननोन पर्सन के बीच में। यूजुअली मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम फेयर वैल्यू ले लेते हैं। मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं? ये तो इन नॉर्मल डेफिनेशंस हैं जो हमें पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इट इज इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग दैट इज नॉट इंटेंडेड टू ऑक्यूपाई, बल्कि उसे किराए वगैरह पर देने के लिए रखा है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट में डिफाइन करेंगे। जो कॉस्ट आएगी इन्वेस्टमेंट की, उसमें परचेज प्राइस, एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज वगैरह आ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज भी आएगी। इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी। हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई और हमने कुछ सिक्योरिटी या शेयर इशू कर दिए, तो परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड। तो जो हमने सिक्योरिटी इशू करी है उसकी फेयर वैल्यू हमारी नई इन्वेस्टमेंट की परचेज प्राइस बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज फॉर अनदर असेट। यहाँ पर सिक्योरिटी दिया था, यहाँ पर असेट दे रहे हैं, तो एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। जो हमने असेट दी है, जैसे सिक्योरिटी की वैल्यू ली थी वैसी एसेट की वैल्यू ले लेंगे। और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इफ इट इज मोर क्लियरली एविडेंट, अगर जो असेट मिली है उसकी वैल्यू ज्यादा अच्छी है
ज्यादा एविडेंट है तो वो ले लेंगे। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, अगर हमने कोई डिवेंचर्स वगैरह या सिक्योरिटी एक्वायर करी है और जिस दिन एक्वायर करी है उस दिन से पुराना हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है प्री पीरियड का, तो हम क्या करते हैं उसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि जब हमने खरीदा होगा तो वो उस दिन के प्राइस में इंक्लूड होगा। व्हेन इंटरेस्ट हैज बीन accrued in pre-acquisition period and was included in the cost of investment, then subsequent receipt of such pre-acquisition interest is deducted from the cost of investment। मतलब हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ना कि डिविडेंड और उसे पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो हम इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे। डिविडेंड, when dividend is declared from pre-acquisition profit the later on receipt by the purchaser, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेगा। राइट शेयर्स, अगर राइट शेयर्स ऑफर हुए हैं, सब्सक्राइब्ड हुए हैं, तो जो हमने जितने में भी खरीदे राइट शेयर वो सारी की सारी अमाउंट हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, कैरिंग वैल्यू में ऐड हो जाएगी। इफ राइट शेयर्स ऑफर्ड आर नॉट सब्सक्राइब्ड बट राइट इज सोल्ड इन द मार्केट, then sale proceeds are taken to the P&L provided original share on which right is received is not acquired कम right। इसका मतलब राइट अनाउंस होने के बाद में आपने शेयर खरीदे हैं जो कम राइट प्राइस पे मिले हैं, तो इसका मतलब उस शेयर के प्राइस में राइट की वजह से उसका रेट बढ़ गया है, तो जब हम सेल ऑफ राइट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जैसे प्री इंटरेस्ट या डिविडेंड के लिए करते हैं। तो अगर हमारे कम राइट शेयर खरीदे हुए हैं तो उन शेयर पर जो राइट एंटाइटल्ड है उसको जब बेचेंगे तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। उसके अलावा जो हमें राइट मिला और हम बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट हो जाएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम करंट इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है, और डिफरेंस पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसमें यह ध्यान रखना, कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच करंट इन्वेस्टमेंट इज द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू, एनी रिडक्शन इज रियलाइजेबल इज ट्रांसफर टू पीएनएल। हाउएवर इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड substantially, the increase in value of current investment to the level of cost is credited to P&L account। तो हम कॉस्ट तक उसे बढ़ा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बी लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट है जो करंट है, फाइंड आउट द कैरिंग अमाउंट एट द ईयर एंड। तो कंपनी 1 2 3 4 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम लोगों को कंपेयर करके जो भी कम वैल्यू होगी उस पर लिखना है। तो 10 लाख और 9 लाख में से कम क्या है, 9 लाख, 3 और 320 में से 3 लाख, 480 480 480, 710 790 710, टोटल कर लेंगे 23,80,000, शायद ये आ रहा है, 9 लाख, 3 लाख, 480 एंड 710, 23,90,000 आ रहा है। तो हमारी जो कॉस्ट है वो 2490 है, तो हमें जो डिफरेंस है 1 लाख रुपीज का वो हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारी जो कॉस्ट है 2490 की है और हमारा जो वैल्यूएशन होगा वो 2390 होगा, तो 1 लाख का लॉस पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जनरली हम कॉस्ट पर दिखाते हैं। इफ देयर इज ए डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट टेम्परेरी, इसका मतलब परमानेंट डिक्लाइन हो रही है वैल्यू, देन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सच डिक्लाइन। तो जो हम कैरिंग अमाउंट है उसे कम कर देंगे और पीएनएल में डिफरेंस ट्रांसफर कर देंगे। The reduction amount is reversed when there is a rise in the investment, but such rise in value should not be temporary। अगर बाद में वैल्यू बढ़ जाती है तो हम भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इंडिकेटर ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टी की एसेट एंड रिजल्ट, expected cash flow from investment, the type and the extent of investor stake,
और रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय इन्वेस्टी, तो ये सब बातें डिपेंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए बाय सब्सक्रिप्शन टू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each in D Limited. Both the company are under the same management. At present, the share of the D are being traded at 4.5 per share. The management is still showing the investment in the balance sheet of C Limited at cost, that is 10 lakh, and notes to account. It is stated that decrease in the market price only to imaginary loss because C Limited is going to sell the C Limited is not going to sell the shares anyway. तो ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यू कम भी हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम इन शेयर को बेचने तो वाले नहीं है। Comment on the contention of the management. If you do not agree, give the right treatment AS 13. देखो भैया AS 13 में अगर ये कह रहे हैं कि हम इस शेयर को बेचने वाले तो नहीं है, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म को हमें वैल्यू करना चाहिए एट कॉस्ट, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर अगर वो परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू है तो जैसे इन्होंने डू यू एग्री द राइट ट्रीटमेंट, तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसलिए हमारी जो शेयर का प्राइस डाउन हुआ है इसे हम बुक में इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी परमानेंट डिक्लाइन को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर ले लेते हैं। तो इनकी कॉस्ट है 10 लाख की कॉस्ट है और इस समय मार्केट प्राइस है 4.5। तो कायदे से हमें 4.5 लाख रुपए भी लिखना चाहिए इसको, और जो डिफरेंस है वो P&L में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसे 4,50,000 पे वैल्यू करना चाहिए हमें और बाकी का जो डिफरेंस है उसे P&L में ट्रांसफर करना चाहिए। ये तभी करेंगे जब ये परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू है, अगर टेम्परेरी है तो ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ई और एफ दोनों लिस्टेड कंपनी है, फेस वैल्यू दोनों की 100 और 10 है। ई लिमिटेड एक्वायर्ड 20,000 शेयर्स ऑफ एफ, द कंसिडरेशन बीइंग सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ 1,000 शेयर्स ऑफ ई लिमिटेड। तो ई और एफ दो कंपनी है, ई ने खरीदे 20,000 शेयर्स ऑफ एफ, तो इसके 20,000 शेयर्स ऑफ एफ लिमिटेड ई के पास है, और इसको खरीदने के लिए इन्होंने ई लिमिटेड ने अपने शेयर दिए हैं 1,000। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ ई एंड एफ आर द 250 and 12। Find out the carrying amount of investment in the balance sheet of E given the expenses 5,000 on such transaction, और इन्वेस्टमेंट को हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट करंट में डिफाइन करना है। पहला लॉन्ग टर्म पूछा है फर्स्ट, अगर ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है तो हम इसे कॉस्ट पर लिखते हैं और उसी पर कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। अब हमें बता रखा था कि अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है तो जो सिक्योरिटी दी है उसका मार्केट प्राइस हमें फेयर वैल्यू लेना चाहिए। तो हमने जो शेयर दिए हैं वो 1,000 शेयर दिए हैं, 250 रुपए का एक है, तो इसका मतलब 1,000 इंटू 250, तो 2,50,000 रुपीज हमारी कायदे से इसकी कॉस्ट होनी चाहिए।
और लिखा है 5,000 रुपये का खर्चा भी हुआ है, तो 5,000 रुपये की एक्सपेंसेस, तो 2,55,000 पे इसे वैल्यू कर लेंगे। सेकंड है, अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर ये लॉन्ग टर्म की बजाय करंट है, तो कॉस्ट तो हमें ये पता ही है 255 आएगी, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू, तो वो क्या है हमारे पास, इस समय इसका प्राइस कितना है, 12 रुपए, या नहीं, क्या है प्राइस, द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ ई एंड एफ आर 250 एंड 12। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदी है वो 20,000 शेयर्स एफ के खरीदे हैं, और एक शेयर का मार्केट प्राइस 12 रुपए है, तो 2,40,000, तो जो भी कम हो, तो 2,40,000 रुपये वैल्यू हो जाएगी ये, अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट में हम लोग कॉस्ट को कंपेयर करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, या फेयर मार्केट वैल्यू आप ये भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि जी लिमिटेड ने एक्वायर किए थे कुछ साल पहले 1,000 शेयर 28 रुपए के हिसाब से, तो 28,000 के हो गए। करंट ईयर में इन्हें ऑफर मिला राइट शेयर 5 के बदले में 3, 5 रुपए के हिसाब से, तो राइट ऑफर मिला है इनको 5 के बदले में 3, 600 शेयर का ऑफर मिला है 45 के हिसाब से। फाइंड आउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर राइट इशू फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया, तो 600 शेयर 45 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे, 27,000 रुपीज के, तो इसका मतलब कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 28,000 प्लस 27,000 55,000। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ जाएगा 55,000। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि अगर राइट एंटाइटलमेंट इन्होंने बेच दिया 10 रुपए के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस ऑफ राइट 10 रुपए के हिसाब से 6,000 P&L में चला जाएगा, और जो कैरिंग अमाउंट है वो 28,000 ही रहेगी जो हमारी पहले थी। थर्ड पॉइंट, 50% हमने सब्सक्राइब कर दिया और 50% हमने सोल्ड कर दिया, तो 50% मतलब 300 इंटू 45 13,500 परचेज कर लिया, तो 28,000 पुरानी कॉस्ट में 13,500 ऐड हो जाएगा, 41,500 की वैल्यू आ जाएगी कैरिंग अमाउंट, और जो सेलिंग प्राइस है राइट 300 इंटू 10 3,000 ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, आई लिमिटेड ने एक्वायर करी है 1,000 शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 30,000। करंट ईयर में जे लिमिटेड को ऑफर हुआ है 50 रुपए के लिए 2 के बदले में 1 शेयर, तो ओरिजिनली इनके पास 1,000 शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 30,000, राइट मिला इन्हें 2 के बदले में 1,
500 शेयर का। द कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर्स वाज 60 एंड आई परचेज्ड 1000 शेयर एट दिस प्राइस फ्रॉम द मार्केट। इन्होंने न्यू शेयर भी खरीदे हैं, ओल्ड शेयर है 1000, न्यू शेयर भी इन्होंने 1000 खरीद लिए, और एक शेयर 60 का है तो 60,000 के खरीद लिए इन्होंने, और इस पर भी राइट इन्हें मिल गया 500 शेयर का। इसका मतलब टोटल 1000 शेयर का राइट मिला, राइट ऑफर इन्हें मिला 1000 शेयर का। इन्होंने 25 राइट का एंटाइटलमेंट 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो सेल ऑफ राइट 25%, 250 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए की बेच दिए। द रिमेनिंग एंटाइटलमेंट वाज सब्सक्राइब्ड, तो बाकी के इन्होंने शेयर खरीद लिए, तो इनका कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 28,000। इनका कैरिंग अमाउंट ओल्ड शेयर का 30,000 था, न्यू 60,000 के परचेज कर लिए इन्होंने, तो इनके पास 90,000 रुपीज कैरिंग अमाउंट हो गई। और इन्होंने राइट शेयर भी खरीदे 75%, इसको मतलब 750, और राइट इन्हें मिल रहे हैं 50 रुपए के हिसाब से 37,500 के। तो ये हो गया इनके पास 1,27,500। अब हमारा ये होता है कि अगर आपने शेयर्स खरीदे कम राइट बेसिस पर और अगर आपने राइट सेल कर दिया तो वो कॉस्ट में से लेस हो जाता है। तो इन कम राइट बेसिस पर जो नए शेयर खरीदे थे, इस पर 500 शेयर का एंटाइटलमेंट था और इन्होंने 250 शेयर बेचे हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि इसमें से बेचे हैं तो माइनस कर देते हैं सेल ऑफ राइट 2500, तो ये हमारा 2500 लेस होकर 1,25,000 रह जाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट में से हम लेस कर देंगे बजाय P&L में ट्रांसफर करने के। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, when an investment is disposed of, the difference between the carrying amount and net sale proceeds is recognized in the P&L account। मतलब जो डिफरेंस है वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। when only a part of the total investment is disposed of, तो कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए आपको एवरेज कैरिंग अमाउंट निकालनी है, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड निकालना है। फीफो नहीं लगाना है, लीफो नहीं लगाना है, एवरेज मेथड लगाना है, एवरेज मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। के लिमिटेड ने परचेज किए 5,000 शेयर्स एट ए कॉस्ट ऑफ 80 ए लिमिटेड के, और ब्रोकरेज है 3%, फिर 3,000 शेयर्स और खरीदे हैं, ब्रोकरेज भी 3% है। आफ्टर सम टाइम इन्हें बोनस शेयर मिला 4 के बदले में 1। ड्यूरिंग द सेम ईयर इन्होंने 7,000 शेयर सेल कर दिए 70, और ब्रोकरेज 3% है। हमें बताना है कैरिंग अमाउंट क्या होगी अगर 7,000 शेयर बोनस शेयर मिलने से पहले बेच दिए गए। तो पहले इनके पास 5,000 शेयर हैं 80 के हिसाब से, OLEC प्लस 3% ब्रोकरेज, 12,000, तो 4,12,000। फिर इन्होंने खरीदे हैं 3,000 शेयर्स 90 के हिसाब से, 2,70,000 प्लस 3% ब्रोकरेज 8,100, 2,78,100, 6 लाख
90,100 हमारी कॉस्ट आ गई। ये लिखा बोनस शेयर मिला है, लेकिन बोनस शेयर मिलने से पहले ही हमने बेच दिए 7,000 शेयर। तो इसमें से ये हमारे पास है 8,000 शेयर, 5,000 और 3,000 8,000। तो 690,800 डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो 6,03,800 37.5, तो 38 ले लेता हूँ। और 86,262 रुपीज हम ले लेते हैं जो बची हुई वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गया जो हमने सोल्ड करा है 7,000 की कॉस्ट ऑफ 7,000 शेयर्स, और ये रिमेनिंग 1,000 शेयर्स। सेलिंग प्राइस 7,000 इंटू 70, 4,90,000 लॉस हो जाएगा। ₹1,13,838 का हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है, अच्छा इसमें हमारा एक अभी हमें वो भी है, ब्रोकरेज भी है इस पर, तो सेलिंग प्राइस और कम हो जाएगा। 4,90,000 माइनस ब्रोकरेज, सेलिंग प्राइस पर ब्रोकरेज माइनस होता है और परचेजिंग प्राइस पर ब्रोकरेज ऐड होता है। 4,90,000 इंटू 3%, 14,700। तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हुआ 475,300। तो हमें लॉस हो गया 6,03,838, 1,28,538। तो 1,28,538 का लॉस हो गया, और जो बचे हुए 1,000 शेयर्स हैं उसकी वैल्यू आ गई 86,262। अब हम बात करते हैं दूसरी बात करते हैं। अगर बोनस शेयर मिलने के बाद में बेचे हो, तो हमारी 8,000 की जो कॉस्ट आई थी 6,90,100। अच्छा, ये जो कैरिंग अमाउंट है हमारे पास, ये 1,000 शेयर की थी 86,262। बोनस शेयर मिलेंगे हमें 4 के बदले में 1, तो 250, तो 1,250 की जो कॉस्ट आएगी वो 86,262 आएगी, ना कि 1,000 की। अच्छा, 8,000 शेयर्स की जो कॉस्ट आई हमारी वो 690,100 आई। अब बोनस मिलेगा पहले 2,000, कॉस्ट कुछ नहीं है, तो 6,90,100 10,000 की कॉस्ट है। अब इसमें से 7,000 अलग कर लेते हैं और 3,000 अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 70% बेचे हमने, 7,000 बेचे हैं, उसकी हमारी कॉस्ट आ जाएगी 4,83,070, और इसकी कॉस्ट आ जाएगी 2,07,030। इसका सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 475,300। तो 7,770 रुपीज का लॉस हो जाएगा हमें, और हमारी जो कॉस्ट आएगी कैरिंग कॉस्ट 3,000 शेयर्स की 2,07,030 रुपीज आएगी। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे हमें पता चलता है
रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हम लोग लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म बना सकते हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जिस दिन हम लॉन्ग टर्म से करंट बनाएंगे उस दिन हम लोग कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। वो तो नॉर्मल सी बात है। फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, अगर हम करंट से लॉन्ग टर्म बनाएंगे तो भी हम लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। की पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी है करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने देखा था कि करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। और 12 महीने तक हमारी, अगर विद इन 12 मंथ्स अगर हमने रखने का सोचा होता है तो वो करंट होती है, उसके बाद में हमारी लॉन्ग टर्म हो जाती है। कॉस्ट में परचेज प्राइस और अदर कॉस्ट आ जाती है। ब्रोकरेज और फाइनेंस कॉस्ट तब आती है जब उसमें सब्सटेंशियल टाइम लगता है, तो इसमें आने की उम्मीद कम है। इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी, तो जो एसेट हमने दी है उसकी फेयर वैल्यू लेंगे। वैल्यूएशन करते हुए करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो भी कम है वो लेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हम वैल्यू एट कॉस्ट, लेकिन परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू तो हम उसे लेस कर देंगे। पीएनएल में डिफरेंस ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कभी भी कोई एसेट सेल आउट होगी तो हमें एवरेज मेथड यूज करना है। रिक्लासिफिकेशन के लिए लॉन्ग टर्म से करंट होगा तो वैल्यू करेंगे कॉस्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट विच एवरेज लेस, और अगर करंट से लॉन्ग टर्म पे जाएंगे तो हम करेंगे फेयर वैल्यू और कॉस्ट विच एवरेज लेस। तो अगर हम लॉन्ग टर्म से करंट पर जाएंगे तो कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट जो भी कम है, क्योंकि हो सकता है परमानेंट वैल्यू डिक्रीज हुई हो तो हमने लॉन्ग टर्म एसेट की भी वैल्यू डाउन कर दी हो, तो कॉस्ट कुछ और हो कैरिंग अमाउंट कुछ हो, तो जो कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट में से कम है उस पे लिखेंगे। और अगर हम करंट से लॉन्ग टर्म बनाएंगे तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू जो भी कम है वो लिखेंगे। इन केस ऑफ करंट एसेट, अनरियलाइज्ड लॉस पी&एल में ट्रांसफर हो जाएगा। Unrealized loss in value is recognized but the unrealized gain in value is not recognized। ये बोल रखा है कि अगर लॉस होगा तो लिख देंगे, प्रॉफिट होगा तो नहीं लिखेंगे। इनकम, डिविडेंड और रेंटल जो मिलता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो पीएनएल में जाता है, लेकिन अगर ये इनकम प्री पीरियड से रिलेटेड है तो इसे पीएनएल में ट्रांसफर करने की बजाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ राइट, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ राइट है तो राइट ऑफ सेल प्राइस ऑफ राइट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, लेकिन अगर हमने कोई कम राइट बेसिस पे शेयर्स खरीदे थे तो उसमें से लेस हो जाएगी कॉस्ट में से। अनलेस द शेयर जो ऑफर है वो कम राइट बेसिस पर आपने खरीदे हैं तो उसमें से लेस हो जाएगा। इन केस ऑफ करंट एसेट जिसमें कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू हमें देखना होता है, वो हमें या तो इंडिविजुअल बेसिस पे देखना है या फिर हमें कैटेगरी बेसिस पर देखना है। जैसे हमने शेयर्स के केस AS2 में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए भी करा था, एक क्वेश्चन भी किया था, लेकिन कभी भी ओवरऑल बेसिस पे नहीं देखेंगे। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी ऐड हो जाएगी कॉस्ट में और सेल करने पे सेलिंग प्राइस में से लेस हो जाएगा। अगर हमारे पास डिवेंचर और शेयर्स ओरिजिनल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो उसे AS2 में हम कवर करेंगे, ना कि इस AS में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा इन्वेस्टमेंट का होता है, आप इसे करिए। इन केस कोई टेंशन है तो मुझे बताइए, 8th और 9th। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बताऊंगा। ये लिमिटेड है, इनके पास में 60,000 वाले 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और 56,500 में खरीदी हुई है। 1 जून को इन्होंने और खरीद ली है और ब्रोकरेज भी है। 31 जुलाई को इन्होंने सेल आउट करी है, ब्रोकरेज भी है, फिर अगेन सेल करी है। इंटरेस्ट 31 मार्च और 30 सितंबर को दिया जाता है, लेकिन ये अकाउंट में जो ट्रांसफर होकर आता है वो 3 अप्रैल और 4 अक्टूबर को आता है। 3-4 दिन लग जाते हैं पैसा आने में। ईयर एंड पर इसका प्राइस 96 है और ये एवरी ईयर दिसंबर में अकाउंट को क्लोज करते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है।
तो आप भी बनाइए और मैं भी बनाता हूं साथ में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट, इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, पर्टिकुलर्स और डेट। और क्रेडिट साइड के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। %12 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 30 सितंबर और 31 मार्च इंटरेस्ट डेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। कि मुझे बार बार अलग अलग क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, मैं इसको आगे के लिए थोड़ा सा सेव करके भी रख लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से इनके पास साल के शुरू में 60,000 की फेस वैल्यू वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो 1 जनवरी को मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रोट डाउन। फेस वैल्यू 60,000 और खरीदा हुआ मैंने कितने में है ये 56,500 में मैंने खरीदा हुआ है। 56,500। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट समझने की है कि जो इंटरेस्ट की डेट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च है। अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो साल शुरू हुआ वो 1 जनवरी को हुआ, तो पहला इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 30 सितंबर को और जो दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 31 मार्च को, लेकिन उससे पहले ही मेरा 31 दिसंबर को ईयर एंड हो जाएगा। इसका मतलब साल के शुरू में अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला होगा 3 महीने पहले, और 3 महीने से मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो सही, लेकिन मुझे उसका इंटरेस्ट मिला नहीं है अभी तक। तो इसे बोलते हैं एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जो अभी मिलना है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड है मतलब हमारी इनकम तो है, लेकिन नॉट ड्यू मतलब ड्यू नहीं हुआ है, क्योंकि ड्यू कब होगा? ये ड्यू होगा 31 मार्च को। 31 मार्च को ये एक 31 मार्च को भी इंटरेस्ट दिया जाता है और एक इंटरेस्ट दिया जाता है 30 सितंबर को। साल में 2 बार दिया जाता है ना। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा
अभी तक ड्यू भी नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नो ड्यू। हमारी एसेट है, तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी पिछले साल, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट एक असेट है और इसका डेबिट बैलेंस होता है जो ट्रांसफर होकर इंटरेस्ट अकाउंट में साल के शुरू में रिवर्स एंट्री बनाकर लिख देते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जितना इंटरेस्ट ड्यू है वो इंटरेस्ट अकाउंट में भी लिखना है जो बैलेंस है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना ड्यू है वो हम लिख लेते हैं नंबर 1 वर्किंग नोट में। 3 महीने का इंटरेस्ट है 60,000 पर 12% 3 मंथ्स का, कितना आ गया 1800। तो मैंने 1800 यहाँ लिख दिया। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने ओपनिंग बैलेंस की लिखी और ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट का भी बैलेंस आया क्योंकि वो एक्रूड इंटरेस्ट है साल के शुरू में 3 महीने का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना निकल चुका है और इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी नेक्स्ट वो है 1 जून को। तो 1 जून से पहले तो 31 मार्च आ जाएगा, 31 मार्च, और 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में बता रखा है कौन सी डेट को मिलता है, 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को मिलता है इंटरेस्ट। तो हम एंट्री बना देते हैं 3 अप्रैल की, बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल देता हूँ, 60,000 पर 12% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितना हो गया 3600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जून को खरीदारी करी हमने और परचेज करें, तो 1 जून को टू बैंक अकाउंट, 1 जून को खरीदा है, 40,000 रुपए की फेस वैल्यू है। नोट नंबर 3 में मैं इंटरेस्ट लिख देता हूं, कितना इंटरेस्ट आएगा 40,000 पर 12%, और 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया होगा तो अप्रैल एंड मई 2 महीने का इंटरेस्ट। तो कितना आ गया 40,000 पे 12% 2 मंथ्स का 800 इंटरेस्ट। ये जो प्राइस है ये कम इंटरेस्ट प्राइस है और इसके ऊपर ब्रोकरेज भी है 0.5%। तो ये वर्किंग नोट नंबर 4 में निकालता हूं मैं। कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस करना पड़ेगा इसमें से इंटरेस्ट, तभी जाकर मेरे को एक्स इंटरेस्ट प्राइस मिल पाएगा, और वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस मैं यहाँ अमाउंट में लिखूंगा। तो कम इंटरेस्ट प्राइस कितना है, जितने में मैंने इसको खरीदा है 96.5, 96.5 में मैंने इसे खरीदा है। तो क्या है कम इंटरेस्ट प्राइस 400 इंटू 96.5, बताओ कितना आया 400 इंटू 96.5 38,600 प्लस इसमें 0.5% ब्रोकरेज करो, ब्रोकरेज भी इसी कोटेड प्राइस पर दिया जाएगा। 0.5% ब्रोकरेज, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितना आया, इसमें 0.5% ऐड कर दीजिए 38,793। ये कम इंटरेस्ट प्राइस आ गया। इस कम इंटरेस्ट प्राइस में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इंटरेस्ट है मेरा 800, इसमें से 800 का मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आ गया 37,993। ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया 37,993।
एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब वर्किंग नोट नंबर 5 में मैं लिखूंगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सॉरी परचेज किया ये, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई को बेची है, 31 जुलाई को, 31 जुलाई बाय बैंक अकाउंट, सेल करा मैंने 31 जुलाई को, 50,000 की फेस वैल्यू है। तो इस 50,000 की फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। 50,000 इंटू 12% इंटू 31 जुलाई का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए। तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आया? 2,000। तो वर्किंग नोट नंबर 5 में मैंने लिख दिया इंटरेस्ट आ गया 2,000। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट है 94.5 और इन ब्रोकरेज है 0.5%। तो मैं नंबर 6 में निकालता हूं एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो दिया हुआ है 94.5 है ना। तो 500 इंटू, क्योंकि 50,000 की फेस वैल्यू है, 100 रुपीज का एक है, तो 500 डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई। 500 इंटू 94.5 कितना आया? 250। 47,250 में हमने बेच दिया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में बेचा। एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही चाहिए था, सेल करने पे जो ब्रोकरेज दिया 0.5%, उससे हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। तो इसमें से 0.5% माइनस कर दीजिए। जब हम खरीदते हैं तो ब्रोकरेज जुड़ जाती है, और जब हम बेचते हैं तो ब्रोकरेज कम हो जाती है। कितना हो गया? 47,000 13.7, तो 47,014 लिख देता हूं। जब भी हम बेचते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना पड़ता है ना। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेल करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं बताया। जब क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड नहीं बताया जाता तो हम कौन से मेथड से करते हैं? एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो उसी मेथड के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास साल के शुरू में फेस वैल्यू थी 60,000 और उसकी कॉस्ट थी 56,500। फिर हमने खरीद लिया 16 को 40,000, 37,993 में। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो कॉस्ट है टोटल, फेस वैल्यू 1 लाख है और कॉस्ट अमाउंट कितना रहा है, ऐड करिए इसको। $94,493 ये मेरे पास टोटल है। और मैंने वन कौन सी डेट को सेल करा? 31 जुलाई को। 31 जुलाई को मैंने इसे बेच दिया है 50,000, आधा बेच दिया है ना। तो कितनी हो जाएगी कॉस्ट? 94,493 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 50,000, कितना आ गया? 47,000
47,247। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 47,247 रुपीज की कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट हमने सेल करी। जो रिमेनिंग हमारे पास रह गई, बच गई, वो भी बाई चांस 47,247 की बच गई। अब मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा। सेलिंग प्राइस है 47,040, ये सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस है इसका 47,247। लॉस हो गया मुझे, कितने का लॉस हो गया? कितने का लॉस हो गया? तो 233 का लॉस हो गया। इस लॉस को, 233 के लॉस को मैं ट्रांसफर कर देता हूं 31 जुलाई को बाय P&L अकाउंट 233। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 दिसंबर को 20,000 की सिक्योरिटी फिर बेची है हमने, लेकिन उससे पहले 30 सितंबर आ जाएगी डेट, और 30 सितंबर पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30 सितंबर पर इंटरेस्ट मिलना है, जिसकी डेट बता रखी है कि हमें 4 अक्टूबर को मिलता है। तो 4 अक्टूबर को एंट्री बना देते हैं बाय बैंक अकाउंट। हमारे पास 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट बची हुई है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। $50,000 पर 12%, 6 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट हो गया? कितना? 3,000 का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है 1 दिसंबर को सेल करा है हमने। 1 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट 20,000। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। $20,000 पर 12%, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ गया? 400। सेलिंग प्राइस के लिए बोला है 94x इंटरेस्ट, और यहां पर हमें ब्रोकरेज के बारे में नहीं बताया। तो 94 इंटू 200 करके बताइए अमाउंट कितना आ गया? 18,800। टू 94। अब इस पर प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए ध्यान से, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 7 का ध्यान करिए। वर्किंग नोट नंबर 7 में हमने निकाला था हमारे पास बची हुई इन्वेस्टमेंट कितने की है। तो कॉस्ट हमारे पास जो बची हुई थी, इन्वेस्टमेंट ऑन 31 जुलाई, या ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन 1 दिसंबर, हमारे पास जो है फेस वैल्यू है 50,000 और उसकी कॉस्ट है 47,247। ये जो बची हुई थी हमारे पास 50,000 की बची हुई थी, 50,000 की सेल हो गई थी। उसके बाद में अब हमने इसमें से सेल कर दी है 20,000 की फेस वैल्यू वाली। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 47,247 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 20,000। तो इसकी क्या आ गई कॉस्ट? 898, और रिमेनिंग कितनी रह गई?
30,000 की रह गई मेरे पास, और इसकी वैल्यू क्या रह गई जो बची हुई है, बताइए, लेस करके 28,348, 349, तो 28,349 की बच गई। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, अब ये भी हमने जो निकाली है 18,898, और सेलिंग प्राइस क्या है, मैंने इसे बेचा है 18,800 में, तो लॉस हो गया मुझे 98 का, तो 98 रुपीज का लॉस हो गया। इस लॉस को मैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। ये इसमें ये कर लेते हैं, ये ध्यान से देखते हैं, ये मैंने इसमें से ये लेस करा तो ये मैंने बचा हुआ सेम अमाउंट लिख दिया था, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि राउंड ऑफ किया था हमने, तो ये 3 में से 7 जाने पर 6 बच जाएगा ये हमारा, ठीक है। और जो रिमेनिंग है उसकी कॉस्ट अगर मैं 6 लिखूंगा यहाँ, तो यहाँ से इसकी कॉस्ट निकलेगी 47,246 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 20,000, तो ये हो जाएगा 47,246 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 18,898, और ये लेस होगा 47,246 में से, तो ये हो जाएगा 28,348। अब मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल लेता हूँ, सेल करने पे कितना हुआ, तो सेल करने पर 18,898 की कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 18,800 है, तो लॉस मुझे 98 रुपीज का हो गया, ठीक है। इस 98 रुपीज के लॉस को मैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। 98 का लॉस P&L में ट्रांसफर कर दिया मैंने 1 दिसंबर को बाय P&L अकाउंट। अब आएगा ईयर एंड 31 दिसंबर, और इसमें इंटरेस्ट की डेट 31 दिसंबर नहीं है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड भी करना पड़ेगा, जैसे हमने ओपनिंग में करा था। खैर, अब हमें बता रखा है ईयर एंड में इसका मार्केट प्राइस 96 है, तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है, मैंने अभी अभी लिखा था रिमेनिंग, मैंने क्या लिखा था, ये रिमेनिंग बैलेंस है 30,000, और इसकी कॉस्ट है 28,348, ये कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू है 30,000 इंटू प्राइस हमें क्या दे रखा है 96, तो इसका 96% निकालिए जल्दी से, क्या आ रहा है, जो भी कम हो उस पर वैल्यू करते हैं, तो कम हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट कम होने की वजह से जब इस पे वैल्यू करेंगे तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा जो हमें P&L में ट्रांसफर करना होगा, तो यही बैलेंस आ जाएगा 28,348, तो मैं ये बैलेंस निकाल देता हूँ 28,348, वर्किंग नोट नंबर 12 में निकाला, इसकी फेस वैल्यू 30,000 है, 30,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए, एक्रूड हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिए, कितना आ गया 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, टोटल 94,493, 90 कितना रहा 900, नंबर 13, 30,000 पर 12%, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 900, टोटल कर लेता हूँ इंटरेस्ट का क्योंकि P&L में ट्रांसफर करना है मुझे, 3600, 2000, 3000, 400, 900, 9900 टोटल आ गया। इस 9900 को जैसे 1800 और 800 माइनस करके 7300 रुपीज P&L में ट्रांसफर हो जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर टू P&L अकाउंट।
तो ये था एक हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसके अंदर दुनिया जहान की चीजें थी, ब्रोकरेज, सेल, परचेज और एक्रूड इंटरेस्ट की भी बात थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी अच्छी एडजस्टमेंट भी हमें इसमें करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, 1 अप्रैल 2021 को मिस्टर ओ ने 25,000 इक्विटी शेयर्स लिए हैं, उनके पास हैं ऑलरेडी एक्स लिमिटेड के, और उसकी बुक वैल्यू है 15, फेस वैल्यू 10 है। 20 जून को उन्होंने और परचेज कर लिए शेयर्स 16 के हिसाब से। बोनस शेयर्स अनाउंस किया है, राइट इशू अनाउंस किया है, और बोनस शेयर्स कब दिए हैं, राइट इशू कब दिए हैं, क्या रेट है, डेट क्या है, सब बता रखा है। होल्डर चाहें तो अपने राइट को पार्ट में या फुल सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्होंने अपना 1/3 एंटाइटलमेंट ₹2 के हिसाब से दे दिया है। डिविडेंड हमें मिला है 20%, और 15 नवंबर को मिस्टर ओ ने सोल्ड करे हैं 25,000 इक्विटी शेयर्स ₹5 प्रीमियम के हिसाब से। हमें बुक्स ऑफ फॉर्म में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और उनकी बुक्स क्लोज होती हैं 31 दिसंबर को, और एवरेज कॉस्ट मेथड पे हमें अकाउंटिंग करनी है। ये तो क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से। तो मैं देखता हूँ कई फॉर्मेट है, तो मैं कॉपी करता हूँ उसे फटाफट, आप भी बनाइए। ये बनाते हैं, मैंने फॉर्मेट बना लिया है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सबसे पहले 1 अप्रैल को हमें बोल रखा है टू बैलेंस ब्रोट डाउन। हमारे पास 25,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर 15 रुपीज का है, तो 25,000 इंटू 15, 3,75,000। हमारे को क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करनी है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल के बाद 20 जून, 20 जून के बाद 16 अगस्त, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 15 नवंबर, और 31 दिसंबर। ये सब हमारे को क्वेश्चन में डेट पर अलग अलग काम करना है। तो सबसे पहला काम तो हमने 1 अप्रैल को जो बैलेंस है वो नोट डाउन कर दिया, और 20 जून को इन्होंने और परचेज किए बैंक अकाउंट 5,000 शेयर्स परचेज किए हैं 16 के हिसाब से 80,000, तो के बाद बोनस शेयर्स है 16 अगस्त को, छह के बदले में एक शेयर मिलना है इनको, और
टर्म्स ऑफ इशू है ए के बदले में 1 शेयर, तो कितने शेयर मिलेंगे इनको बोनस शेयर्स? $5,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे इन्हें। बोनस शेयर्स के लिए अमाउंट में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसके बाद राइट इशू है। राइट इशू के लिए हमें बता रखा है कि 31 अगस्त की डेट है, लेकिन पेमेंट करने के लिए हमारे को 30 सितंबर तक का टाइम है। हम 30 सितंबर को ही एंट्री बनाएंगे। राइट शेयर्स कितने मिलेंगे? 7 के बदले में 3, 7 के बदले में 3, तो 15,000 राइट शेयर्स इन्हें मिल गए हैं। लेकिन इन्होंने 1/3 राइट 5,000 शेयर का राइट सेल कर दिया 2 रुपए के हिसाब से। अब हमें 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं ये इनकम के माने जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बताया नहीं है इन्होंने कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदे हैं, कुछ वैल्यू कम हुई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बताया गया नहीं है। हम 30 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट, ये बेसिकली इनकम का अकाउंट है। हम चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं, चाहे तो नोट डालकर यहाँ ना दिखाकर एक अलग से एंट्री बना दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट और P&L अकाउंट, क्योंकि ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होना है। नहीं तो यहाँ पर इनकम लिख सकते हैं डिविडेंड की जगह, और यहाँ लिख दें अदरवाइज अलग से आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। हमें जो 10,000 रुपीज मिले वो इनकम है, तो हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। और बाकी जो हमने खुद खरीदे हैं 2/3 10,000 हमने 15 के हिसाब से खरीदे हैं, तो 1,50,000 की पेमेंट हो जाएगी बैंक अकाउंट। $10,000 शेयर्स 1,50,000। हम लोगों ने 30 सितंबर का काम कंप्लीट कर दिया और 31 अगस्त को तो बस राइट इशू बोला था, कुछ हुआ नहीं था। बोनस भी हमने कर। नेक्स्ट डेट इज 31 अक्टूबर, जब इन्हें डिविडेंड मिला है, और डिविडेंड मिला है पिछले साल का। जो कंपनी का ईयर एंड होता है वो मार्च के हिसाब से होता है, हमारा दिसंबर के हिसाब से होता है। तो जो डिविडेंड मिलेगा हम लोगों को 31 अक्टूबर को, डिविडेंड ऑन 31 अक्टूबर, ये हमारे पास जो डिविडेंड मिलेगा उसको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि हमें कौन से शेयर पर मिलेगा और कौन से शेयर पर नहीं मिलेगा। $25,000 शेयर पर पोस्ट पीरियड का होगा, ये एज्यूम करते हुए ये हमारे पास कई सालों से शेयर्स रखे हुए हैं, क्योंकि हमें डेट ऑफ परचेज नहीं बता रखी। हमें जो न्यू 5,000 शेयर्स हैं, अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम जो परचेज कर रहे हैं शेयर्स, हम कहां से ले रहे हैं ये शेयर? अगर हम शेयर मार्केट से ले रहे हैं या कंपनी से ले रहे हैं, कंपनी से ले रहे हैं तो ये IPO मतलब नया शेयर है, नया इशू है, न्यू इशू है।
न्यू शेयर्स हैं ये, और इन शेयर्स पर नो डिविडेंड रिलेटेड टू लास्ट ईयर, क्योंकि ये तो दुनिया में नए शेयर आए हैं। अगर ये शेयर मैंने खरीदे हैं, सपोज मैंने जो शेयर खरीदे हैं 20 जून को खरीदे, अगर ये 20 जून को शेयर मैंने कंपनी से खरीदे हैं, तो इन शेयर पे पिछले साल का डिविडेंड मुझे कैसे मिल जाएगा, क्योंकि ये पिछले साल ये शेयर दुनिया में थे ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी ने हमें जो शेयर दिए हैं ये नए शेयर हैं अदर देन अर्लियर। जैसे कंपनी के पास पहले 10 करोड़ शेयर्स थे मार्केट में इशू किए हुए, अब 1 करोड़ इन्होंने नए शेयर इशू करे जिसमें से हमने 5000 खरीद लिए। तो ये जो 1 करोड़ शेयर हैं ये दुनिया में थे ही नहीं पिछले साल, तो इस पे डिविडेंड मिल ही नहीं सकता। अगर सपोज हमने कंपनी से शेयर नहीं खरीदे और हमने शेयर मार्केट से शेयर खरीदे, तो ये शेयर कंपनी से नहीं खरीदे हैं, आईपीओ नहीं है, तो ये कंपनी ने जो 10 साल 20 साल 50 साल पहले 10 करोड़ शेयर इशू करे थे उन्हीं में से हमने खरीदे हैं, जो शेयर मार्केट में रोजाना लाखों करोड़ों शेयर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो ये शेयर हैं तो पुराने, हमारे पास नए आए हैं, लेकिन ये शेयर पुराने हैं। कंपनी ने 20 साल 25 साल पहले शेयर इशू करे थे, शेयर मार्केट में रोजाना खरीदे बेचे जाते हैं। तो ये पहली बार दुनिया में शेयर नहीं आए हैं, ये पुराने हैं, तो इन शेयर पर भी कंपनी डिविडेंड देगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने ये बात आपको क्यों बताई? ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो मैंने 5000 शेयर 20 जून को खरीदे हैं, ये है तो पुराने शेयर, मेरे लिए नहीं है, कंपनी के पुराने शेयर हैं, इन पे कंपनी डिविडेंड देगी, लेकिन मेरे लिए ये प्री डिविडेंड है, क्योंकि मैंने 20 जून को खरीदे हैं और डिविडेंड मिल रहा है मुझे पिछले साल का। अब बात करता हूं मैं बोनस शेयर की। मैंने इन दोनों की बात कर ली। बोनस शेयर दुनिया में पहली बार आए हैं 16 अगस्त को, दुनिया में पहली बार आए हैं, कंपनी से सीधा लिए हैं, पहले ये दुनिया में ही नहीं थे शेयर, इस पे पिछले साल का डिविडेंड देने का सवाल ही नहीं उठता, तो इस पे हमें पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऐसी राइट शेयर दुनिया में पहली बार आए हैं, कंपनी के थ्रू आए हैं, इस पे पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड हमें मिलेगा केवल 30,000 शेयर पर फेस वैल्यू के हिसाब से, और डिविडेंड का जो रेट है वो है 20%, 60,000, जिसमें से 50,000 पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है और 10,000 प्री पीरियड से रिलेटेड। जो प्री पीरियड का डिविडेंड होता है उसकी एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जो पोस्ट पीरियड का होता है उसका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, मतलब इनकम। तो होगा क्या, मुझे जब डिविडेंड मिलेगा 31 अक्टूबर को बाय बैंक अकाउंट, तो जो नॉर्मल इनकम है पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है 50,000 वो वहां जाएगा, और जो प्री पीरियड से रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना है वो मैं अमाउंट में ट्रांसफर करूंगा। बताओ भाई ये बात समझ में आती है या नहीं? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 31 अक्टूबर भी कर दिया। अब आइए हमारे पास डेट 15 नवंबर, जब इन्होंने 25,000 शेयर्स को सेल आउट कर दिया। तो सेल आउट कर दिया तो सेल करने की एंट्री बना देते हैं। 15 नवंबर बाय बैंक अकाउंट 25,000 शेयर्स को सेल करा, 5 रुपीज प्रीमियम पर, मतलब 10 वाला शेयर 15 रुपए में, 3,75,000 का। अब मुझे वर्किंग नोट में ये पता लगाना पड़ेगा कि इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सेलिंग प्राइस 3,75,000, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट है तो मुझे अमाउंट ही लिखना पड़ेगा 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000, जो मुझे डिविडेंड प्री पीरियड का मिला था, मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 25,000, 5,000, फिर 5,000, फिर 10,000।
तो इसका मतलब ये क्या निकल कर आया, ये वैल्यू क्या निकल कर आई, 5,95,000 डिवाइड बाय और हमने जो शेयर बेचे 25,000 बेचे, क्या अमाउंट आएगी, कॉस्ट क्या निकल कर आएगी इसकी, कितना, 3,30,556। प्रॉफिट हो गया 44,444। सेल की एंट्री बना दी, प्रॉफिट की एंट्री बना देते हैं, तो पी एंड एल अकाउंट, 44,444 रुपीज ने प्रॉफिट को पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। ये काम भी कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को ईयर एंड में बैलेंस निकालना है, तो आप बता सकते हैं क्या बैलेंस आ रहा है, क्योंकि ईयर एंड का सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं, तो जो बैलेंस आ रहा है वही लिख लेंगे। टोटल क्या आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है बताओ, शेयर लिखे हैं मैंने शेयर लिखे हैं, फेस वैल्यू नहीं लिखी, तो 45,000 आएगा। 31 दिसंबर को बैलेंस निकालूंगा मैं, मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं, अमाउंट का टोटल क्या आ रहा है, अमाउंट का टोटल बताओ बच्चों, बैलेंस अब हमें डिविडेंड का बैलेंस निकालना होगा, तो दैट हम इनकम को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर सके, और वो आ रहा है 60,000 पी एंड एल अकाउंट।